Good morning students. I am the teacher of the accounts, myself Rajan. Guys, मैं आपको 11th क्लास की अकाउंटेंसी पढ़ा रहा हूँ। 11th क्लास की अकाउंटेंसी में हमारा ये यूनिट नंबर 2 है। यूनिट नंबर 2 है जिसका नाम है गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग में यूनिट नंबर 2 में लेक्चर नंबर 10 है। गाइस, हमने अपने पिछले लेक्चर्स में अब तक पहले लेक्चर से लेके 9 लेक्चर तक हमने आपको एसेट का मीनिंग बताया, ट्रांजैक्शन का मीनिंग बताया, लायबिलिटीज का मीनिंग बताया। हमने साथ ही साथ आपको एसेट्स की कुछ टर्म्स को क्लियर करवाया कि क्या क्या बातें एसेट्स में इंक्लूड होती हैं, क्या क्या बातें लायबिलिटीज में इंक्लूड होती हैं एंड सो व्हाटएवर। और उसके बाद हमने आपको कुछ मीनिंग्स क्लियर करवाए, जैसे इनकम्स के मीनिंग क्लियर करवाए, एक्सपेंसेस के, एक्सपेंडिचर्स के, एक्रूड इनकम, अनएक्रूड इनकम। उन सब बातों को जानने के लिए आप हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को देखिए। हम अपना गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग शुरू कर रहे थे। गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग में हमने आपको यह समझाया था कि 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल, ये 3 अकाउंट्स हैं। पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट है जो रिलेटेड टू पर्सन है। रियल अकाउंट वो अकाउंट है जो रिलेटेड टू एसेट्स है। श्योर गाइस, जो रिलेटेड टू एसेट्स है। पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट है जो रिलेटेड टू पर्सन है। रियल अकाउंट वो अकाउंट है जो रिलेटेड टू एसेट है। एंड नॉमिनल अकाउंट वो अकाउंट है जो रिलेटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, या फिर हम कह सकते हैं गेन्स एंड लॉसेस से रिलेटेड ये अकाउंट चलता है। श्योर गाइस, इसके कुछ रूल थे। डेबिट साइड, पर्सनल अकाउंट के डेबिट में क्या आता है? डेबिट, ये पर्सन से रिलेट करता है तो इसकी डेबिट में आएगा डेबिट द रिसीवर। एक बार मैं सारा डिक्टेट दोबारा से थोड़ा सा आपको रिवीजन करवा देता हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। पर्सनल अकाउंट, जो ये पर्सनल अकाउंट है ये है रिलेटेड टू पर्सन, रिलेटेड टू पर्सन। राम, श्याम, मोहन, एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, डी, उन सारे पर्सन से रिलेट करता है। राम एंड लिमिटेड, अगर मैं किसी कंपनी का नाम लिखूं तो वो भी एक पर्सन है। प्राइवेट कंपनी का नाम लिखूं वो भी एक पर्सन है। पब्लिक कंपनी का नाम लिखूं वो भी एक पर्सन है। किसी एसोसिएशन का नाम लिखूं वो भी एक पर्सन है। जैसे सपोज करो राम एंड प्राइवेट लिमिटेड प्राइवेट कंपनी है, वो भी एक पर्सन है। राम एंड लिमिटेड पब्लिक कंपनी है, वो भी एक पर्सन है। राम एंड एसोसिएशंस, वो भी एक पर्सन है। श्योर, राम एंड ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, वो भी एक पर्सन है। श्योर गाइस, सो ये रिलेटेड टू ऑल पर्सन है, नेचुरल पर्सन एंड नो नेचुरल पर्सन, यानी कि नेचुरल पर्सन एंड आर्टिफिशियल पर्सन, उन सारे पर्सन से रिलेट करता है। श्योर गाइस, नेक्स्ट हमारे पास आता है इसका रूल। रूल क्या है? डेबिट में क्या लिखते हैं? डेबिट में द पर्सन हु इज द रिसीवर, द पर्सन हु इज द रिसीवर। और क्रेडिट में लिखते हैं द पर्सन हु इज द गिवर, द पर्सन हु इज द गिवर, हु इज द गिवर। ये 2 रूल आपके पास डिफाइन होकर चलते हैं पर्सनल अकाउंट के। श्योर गाइस, आफ्टर कंसीडरेशन दिस पर्सनल अकाउंट हम अपने चलते हैं रियल अकाउंट पर। हम अपने चलते हैं रियल अकाउंट पर। सर, रियल अकाउंट के रूल आपने हमें लिखवाए थे जो कि हमने स्पेसिफिकली याद कर दिए। सबसे पहले रियल अकाउंट किससे रिलेट करता है? सर, ये एसेट से रिलेट करता है। यहां पर हम खाली एसेट को लेकर ही आपको रूल क्लैरिफाई नहीं करेंगे, हम लायबिलिटीज को लेकर भी रूल्स क्लैरिफाई करके चलेंगे। श्योर, सो रियल अकाउंट किससे रिलेट करता है? एसेट से रिलेट करता है। सो ये किससे रिलेट करता है? मैं यहां पर अच्छे से लिख देता हूं, रिलेटेड टू एसेट, रिलेटेड टू एसेट। श्योर गाइस, रिलेटेड टू एसेट्स। सो ये एसेट से रिलेट करके चलता है। इसके डेबिट में क्या आएगा? डेबिट में लिखेंगे, डेबिट में एसेट का परचेज होना, एसेट का परचेज होना, श्योर, एंड एसेट का आना, एसेट का फर्म या फिर बिजनेस में आना, फर्म या फिर बिजनेस में आना, ये डेबिट है। श्योर, क्रेडिट में क्या लिखेंगे? क्रेडिट में लिखेंगे यहां परचेज होना है तो यहां क्या होगा? एसेट का सेल होना, एसेट का सेल होना। सर, ये तो बहुत इजी हो गया हमारे लिए, हमें अच्छे से याद हो चुका होगा। यहां एसेट या एसेट का फर्म या बिजनेस में आना तो यहां एसेट का फर्म या बिजनेस से जाना।
ये हमने अपने पिछले लेक्चर में अच्छे से बता रखा है कि इनके मीनिंग क्या होते हैं। श्योर, फिर भी मैं बता देता हूं एक बार आप लोगों की हसूलियत के लिए। एसेट का परचेज होना, दैट मीन्स टू से वी इन शॉर्ट आवर बिजनेस परचेजेस सम एसेट्स। श्योर गाइस, एसेट का परचेज होना इज टू बी कंसीडर एज दैट आवर बिजनेस परचेजेस सम काइंड ऑफ एसेट्स। श्योर, उसका मीनिंग होता है एसेट का परचेज होना। दैट मीन्स टू से हमारा बिजनेस कोई ना कोई एसेट परचेज कर रहा है, उसे हम कहते हैं एसेट का परचेज होना। तो वो एसेट क्या होगा जो हम परचेज करते हैं, वो एसेट क्या होगा, डेबिट होगा। अगर हमारा बिजनेस कोई एसेट को सेल कर रहा है तो जिस एसेट को हम सेल करते हैं वो एसेट क्या होगा, क्रेडिट होगा। जिस एसेट को हम परचेज करते हैं वो डेबिट होगा, जिस एसेट को हम सेल करते हैं वो क्रेडिट होकर चलेगा। श्योर गाइस, एसेट का फर्म या बिजनेस में आना, दैट मीन्स टू से मैंने किसी को सर्विसेज प्रोवाइड की या मैंने किसी को गुड्स बेच दिए और बदले में अपनी इनकम को प्राप्त करने की बजाय मैंने उस पर्सन से एसेट रिसीव कर लिए, वो होते हैं एसेट का बिजनेस या फर्म में आना। दोबारा से सुनिए, मैंने किसी को सर्विसेज प्रोवाइड की, जैसे मैंने किसी को ट्यूशन क्लासेस दी और साथ ही साथ मैंने किसी को कुछ गुड्स बेच दिए। श्योर, अब मैंने उस पर्सन से पैसे लेने की बजाय, मैंने उस पर्सन से फीस लेने की बजाय या इनकम को रिसीव करने की बजाय मैंने उस पर्सन से एसेट रिसीव कर लिए और अपने बिजनेस में एसेट लेकर आया। श्योर, अपनी बिजनेस में एसेट लेकर आया, तो वो एसेट जो बिजनेस में लाए जाते हैं वो क्या होंगे, डेबिट। इसी तरह से अगर मैंने किसी से सर्विसेज ली है, जैसे मैंने किसी पर्सन से सर्विसेज ली है, श्योर, या फिर मैंने किसी पर्सन से गुड्स परचेज किए हैं, अब उस पर्सन को मैंने पेमेंट करने के बजाय एसेट ट्रांसफर कर दिए, अब उस पर्सन को मैंने पेमेंट करने के बजाय एसेट ट्रांसफर कर दिए। श्योर, एसेट ट्रांसफर कर दिए, तो वो एसेट जो ट्रांसफर किए जाते हैं वो क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। जो एसेट बिजनेस में लाए जाते हैं वो क्या होंगे, डेबिट होंगे। सो एसेट या फर्म का बिजनेस से ट्रांसफर होना, बिजनेस से ट्रांसफर होना टू अनदर पर्सन, टू अनदर पर्सन। एसेट या एसेट का फर्म या बिजनेस से ट्रांसफर होना टू अनदर पर्सन, वो क्या कहलाएगा, क्रेडिट। एसेट का फर्म या बिजनेस में आना वो क्या कहलाएगा, डेबिट। श्योर गाइस, क्लियर। मैं एक बार दोबारा बताता हूं। सपोज करो मैंने किसी को सर्विसेज प्रोवाइड की और मैंने किसी को साथ ही साथ सपोज करो मैंने किसी को सर्विसेज प्रोवाइड की, मैंने किसी को ट्यूशन क्लासेस दी, श्योर, और साथ ही साथ मैंने उस पर्सन को गुड्स बेच दी। अब उस पर्सन से पैसे लेने की बजाय, उस पर्सन से अपनी फीस लेने की बजाय और उस पर्सन से इनकम रिसीव करने की बजाय मैंने उस पर्सन से एसेट को रिसीव कर लिया, तो वो होता है एसेट या फर्म का, एसेट का फर्म या बिजनेस में आना। तो उस एसेट को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। श्योर। सेकेंडली, मैंने किसी से कुछ सर्विसेज प्राप्त की हैं, मैंने किसी से कुछ सर्विसेज ली हैं या किसी से कुछ गुड्स परचेज किए हैं, उसे पेमेंट करने के बजाय मैंने अपना कोई एसेट ट्रांसफर कर दिया, उस पर्सन को एसेट ट्रांसफर कर दिया। श्योर, तो वो एसेट क्या होगा, क्रेडिट होगा। श्योर। इसी तरह से हम लायबिलिटी को कंसीडर करें, लायबिलिटी को कंसीडर करें तो सर लायबिलिटीज के बारे में भी बताओ। देखो, एसेट का परचेज होना और एसेट का आना डेबिट है, तो लायबिलिटीज का अपोजिट होगा। लायबिलिटी हमेशा एसेट का अपोजिट होता है, याद रखना ये वर्ड। लायबिलिटी का पे होना, लायबिलिटी का पे होना या लायबिलिटी की अमाउंट रिटर्न ऑफ होना, लायबिलिटी की अमाउंट रिटर्न ऑफ होना, वो क्या होंगी, वो डेबिट होंगी। श्योर। लायबिलिटी का पे होना, जैसे मैंने बैंक से लोन लिया 1 लाख रुपए का, मैंने उस लोन को पे कर दिया, दैट मीन्स टू से लायबिलिटी का पे होना, क्योंकि लायबिलिटी का मतलब होता है कर्ज और बैंक का लोन भी एक कर्ज ही होता है। मैंने बैंक से लोन लिया 1 लाख रुपए का, मैंने उसे पे कर दिया, दैट मीन्स टू से लायबिलिटी का पे होना, तो वो क्या होगा, डेबिट होगा। लायबिलिटी की अमाउंट का रिटर्न ऑफ होना, मैंने बैंक से लोन लिया 1 लाख रुपए का, मुझे गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपका 50,000 रुपए का लोन माफ करते हैं, आपको रिलीफमेंट देते हैं, तो उस केस में मेरी जो लायबिलिटी थी 1 लाख रुपए की, जो मेरा लोन था 1 लाख रुपए का, उसमें से 50,000 रुपए रिटर्न ऑफ हो गए, माफ हो गए, हाँ जी, तो वो भी क्या होंगे, डेबिट होकर चलेंगे। श्योर गाइस। इसी तरह से 2 वर्ड कंसीडर हुए। तीसरा वर्ड, क्रेडिट साइड में हम क्या लिखेंगे, क्रेडिट साइड में देखिए,
क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे लायबिलिटी का क्रिएट होना। लायबिलिटी का क्रिएट होना क्या होता है? क्रेडिट होता है। लायबिलिटी का क्रिएट होना क्रेडिट होता है। और लायबिलिटी की वैल्यू का बढ़ना, लायबिलिटी की वैल्यू का बढ़ना, लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज होना, लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज होना, ये भी क्या होता है? क्रेडिट होता है। श्योर। लायबिलिटी का क्रिएट होना मतलब मैंने बैंक से लोन लिया है तो मेरी एक लायबिलिटी क्रिएट हुई, दैट मीन्स टू से वो क्या होगी? क्रेडिट होगी। लायबिलिटी की वैल्यू का इंक्रीज होना, उस लोन पर ब्याज लगकर चला जिसकी वजह से 1 लाख का लोन ब्याज लगाकर 1,20,000 हो गया, तो लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई, इंक्रीज हो गई, तो वो भी क्या होकर चलेगी? इंक्रीजिंग वैल्यू भी क्या होकर चलेगी? क्रेडिट होकर चलेगी। श्योर गाइस, ये थे आपके कुछ एसेट से, ये थे आपके रियल अकाउंट के कुछ रूल्स, एसेट और लायबिलिटीज के कुछ रूल। नेक्स्ट आता है हमारे पास नॉमिनल अकाउंट। सर नॉमिनल अकाउंट आपने हमें क्या बताया था? नॉमिनल अकाउंट किससे रिलेट करता है? रिलेटेड टू एक्सपेंसेस या फिर लॉसेस एंड इनकम या फिर गेन, इनकम या फिर गेन। सर हमें पता है एक्सपेंसेस क्या होते हैं। एक्सपेंसेस मतलब वो खर्चे जो पे करने जरूरी है। एक्सपेंडिचर मतलब वो खर्चे जो हम पे करते हैं फॉर द फ्यूचर बेनिफिट। लॉसेस मतलब हमारे बिजनेस का लॉस। एक्सपेंसेस का मतलब वो खर्चे जो हर हालत में पे करने जरूरी है, चाहे बिजनेस को प्रॉफिट और लॉस हो, हर हालत में पे करने जरूरी है। श्योर, वो होते हैं एक्सपेंसेस। और एक्सपेंडिचर जो हम पे करते हैं फॉर द फ्यूचर बेनिफिट, जैसे एडवर्टीजमेंट का खर्चा अगर आज करेंगे तो फ्यूचर में बेनिफिट मिलेंगे, हमारी फर्म का नाम बढ़ेगा। श्योर, वो होते हैं एक्सपेंडिचर्स। लॉसेस होते हैं हमारे बिजनेस के लॉसेस। और उसके बाद आती है इनकम एंड गेन, जो हमारे बिजनेस की इनकम है, जो हमारे बिजनेस के प्रॉफिट्स है, गेन्स है, वो होती है इनकम एंड गेन। यहां पर डेबिट साइड में हम क्या लिखते हैं? डेबिट साइड में आते हैं हमारे सारे एक्सपेंसेस, ऑल एक्सपेंसेस। श्योर, एक्सपेंडिचर, ऑल एक्सपेंसेस, एक्सपेंडिचर एंड लॉसेस। और क्रेडिट साइड में आते हैं हमारी ऑल इनकम्स एंड गेन्स। क्रेडिट साइड में आती है हमारी ऑल इनकम एंड गेन। श्योर गाइस, सो ये थे नॉर्मली आपके पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड कुछ फॉर्मूलेस, कुछ रूल्स जो आप लोगों को अपनी लाइफ टाइम याद रखने हैं। बिकॉज ये बेसिकली रूल है, ये गोल्डन रूल है हमारी अकाउंटिंग के। इन्हीं के थ्रू हर एक अकाउंट स्टार्ट होकर चलता है, इन्हीं के थ्रू हर एक अकाउंट मेंटेन होकर चलता है। इन्हीं की बदौलत हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करते हैं, अपनी हर तरह की बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करते हैं इन्हीं की मदद के थ्रू। श्योर, बिना गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग की नॉलेज से, अगर आपको गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग की नॉलेज नहीं है तो आप अकाउंटिंग का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ सकते, ना ही आप किसी भी अकाउंट को प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आपको अकाउंटिंग की नॉलेज है, अगर आपको गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग की नॉलेज है, अगर आपको गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग की नॉलेज है तो आप इजिली हर एक अकाउंट को प्रिपेयर कर सकते हो। श्योर गाइस, इसके बाद आपके बेसिकली आपको जो बेस है, ये अकाउंटिंग का मेन बेस यही कहलाता है। श्योर, आज हम इस पर कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपने नोट डाउन नहीं किया तो आप नोट डाउन कर सकते हो। सो गाइस, ये है हमारे पास एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो आपके बेस को और ज्यादा क्लियर करेगा। गाइस, आपको ये बताना है कि ये कुछ टर्म्स हैं, ये किस अकाउंट में आती हैं और उसकी क्या साइड होगी। दैट मीन्स टू से मैंने आपके सामने कुछ पॉइंट्स, कुछ फिगर्स लिखी हैं, आपको ये क्लैरिफाई करना है कि ये जो पॉइंट्स हैं वो किस अकाउंट में आते हैं। पर्सनल में आते हैं, रियल में आते हैं या नॉमिनल में आते हैं। ये जो पॉइंट्स हैं ये किस अकाउंट में आते हैं, पर्सनल में, रियल में या नॉमिनल में, और उनकी कौन सी साइड होगी, डेबिट होगी या क्रेडिट होगी। आज हम इस चीज को कंसीडर करेंगे। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होंगे जिनको हम कंसीडर करके चलेंगे। ऑलमोस्ट हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम 99% पॉइंट्स को कंसीडर करके चलेंगे। श्योर गाइस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास आता है इंटरेस्ट ऑन लोन 10,000 रुपीज। गाइस देखो, आपने बैंक से लोन लिया 1 लाख रुपए का। श्योर, आप उस लोन के ऊपर 10,000 रुपए ब्याज पे कर रहे हो, तो वो आपके लिए खर्चा हुआ, वो आपके लिए आपका एक्सपेंस हुआ, आपकी फर्म का, आपके बिजनेस का एक्सपेंस हुआ।
श्योर, लोन का इंटरेस्ट तो आप पे करोगे ही करोगे, चाहे आपका बिजनेस प्रॉफिट में हो लॉस में हो, तो लोन का इंटरेस्ट तो आप पे करोगे। सो जिसकी वजह से क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ। यहां पे हम इसकी आइडेंटिटी भी लिखेंगे साथ साथ, यहां पे हम इसकी आइडेंटिटी भी लिखेंगे। सो ये इंटरेस्ट ऑन लोन क्या हो गया, ये एक एक्सपेंस होगा, ये एक एक्सपेंस होगा। श्योर गाइस। सो इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन एक एक्सपेंस होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन एक एक्सपेंस होगा। इसके बारे में आपको क्लैरिफाई हो गया किस तरह से हमारी फर्म ने बैंक से लोन लिया 1 लाख रुपए का। श्योर, उसने उसके ऊपर ब्याज लगाया 10,000 रुपए। श्योर, अब चाहे हमारी फर्म को प्रॉफिट हो लॉस हो, चाहे हमारी फर्म वर्किंग में है या लॉकडाउन की वजह से वो क्लोज्ड है, लेकिन बैंक का इंटरेस्ट तो पे करना ही करना है। मतलब ये बैंक के लिए एक तरह से खर्चा हुआ, बैंक के लिए एक तरह से खर्चा है, एक्सपेंस है। श्योर, तो ये बैंक के लिए एक तरह से एक्सपेंस है, तो इसे हम लिखेंगे एक्सपेंस। और एक्सपेंस किस अकाउंट में आते हैं, एक्सपेंसेस किस अकाउंट में आते हैं? सर आपने हमें बताया था कि ये नॉमिनल अकाउंट में आकर चलते हैं। गाइस अगर आप लोगों को पता है, आप लोग अब तक सब सीख चुके होंगे, तो जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में अपना आंसर लिखिएगा। एक्सपेंस किस अकाउंट में आते हैं, नॉमिनल अकाउंट में आकर चलते हैं। श्योर गाइस, नॉमिनल अकाउंट की किस साइड आते हैं एक्सपेंस? सर डेबिट साइड आकर चलते हैं, डेबिट साइड आकर चलते हैं। डन। देखो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस रूल है ना नॉमिनल अकाउंट का। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। श्योर, तो जिसकी वजह से ये डेबिट साइड आकर चलते हैं। लोन लिया है आपने, लोन लिया है 1 लाख रुपए का, लोन लिया है 1 लाख रुपए का। तो लोन क्या होती है, कर्जा होता है। कर्जा दैट मीन्स टू से लायबिलिटी होती है। श्योर, तो लोन आपकी क्या हुई, लायबिलिटी हुई। अच्छा सर, एसेट और लायबिलिटी किस अकाउंट में आते हैं, रियल अकाउंट में आते हैं। किस अकाउंट में आते हैं, रियल अकाउंट में। हमने इसे स्टडी किया था, एसेट और लायबिलिटी को रियल अकाउंट में स्टडी किया था। और रियल अकाउंट की किस साइड आएंगे सर, ये क्रेडिट साइड आएंगे, क्योंकि ये लोन का क्रिएट होना या लोन का आना दोनों क्या कहलाती है, रियल अकाउंट की क्रेडिट साइड में आकर चलती है। श्योर। नेक्स्ट है बैंक ओवरड्राफ्ट। गाइस मैं आपको यहां वर्ड क्लियर करूंगा, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट। गाइस बैंक ओवरड्राफ्ट को लिखने से पहले, इसका मीनिंग लिखने से पहले आपको मैं बेसिकली एक इजी टर्म में समझाऊंगा कि बैंक ओवरड्राफ्ट होता क्या है। फॉर एग्जांपल मेरी बहुत रेपुटेशन है, मैं एक बैंक का अच्छा कस्टमर हूं। श्योर, मैं एक बैंक का अच्छा कस्टमर हूं। सो बैंक ने मुझे फैसिलिटी दी कि सर आप जितने मन चाहे उतने पैसे निकलवा सकते हो। आजकल तो क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी होती है, लेकिन नॉर्मली बैंक बिजनेस को क्या फैसिलिटी देती है कि आप जितने पैसे चाहो उतने पैसे आप निकलवा सकते हो, उतने पैसे आप निकलवा सकते हो। श्योर, अगर मेरे अकाउंट में है 5 लाख रुपए, श्योर करो, अगर मेरे बैंक अकाउंट में है, मेरे बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, 5 लाख रुपए, लेकिन मैंने विड्रॉ कर लिए, लेकिन मैंने विड्रॉ फ्रॉम बैंक किए, कितने पैसे निकाले मेरे बैंक से, मैंने बैंक से निकाले 6 लाख रुपए। बैंक कह रहा है कि सर आप निकाल सकते हो, हमने आपको कहा था कि आप जितने पैसे चाहो उतने निकाल सकते हो। मेरे बैंक अकाउंट में है 5 लाख रुपए और मैंने बैंक से निकाल लिए 6 लाख रुपए। ध्यान से सुनिएगा, मेरे बैंक अकाउंट में है 5 लाख रुपए और मैंने बैंक से निकाल लिए 6 लाख रुपए, 1 लाख ज्यादा निकाल लिया। उस जो 1 लाख रुपए ज्यादा निकाला है, बैंक उस फैसिलिटी को क्या कहता है, बैंक कहता है कि सर जो आपने 1 लाख रुपए ज्यादा निकाले हैं ना, वो 1 लाख रुपए जो आपने ज्यादा निकाले हैं, उस 1 लाख को हम क्या कहेंगे, उस 1 लाख को हम बैंक ओवरड्राफ्ट का नाम देकर चलेंगे। बैंक कहता है कि आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए थे, आपने 6 लाख रुपए निकाले, हमने आपको इजाजत दे दी कि आप निकाल सकते हो 6 लाख रुपए। तो कहता है ये जो 1 लाख रुपए आपने फालतू निकाले है ना, 5 लाख तो आपके अकाउंट के हिस्से के ही हो गए। हाँ,
तो 1 लाख रुपए जो आपने फालतू निकाले हैं ना, हाँ जी, तो वो 1 लाख रुपए क्या होंगे, आपके बैंक ओवरड्राफ्ट होकर चलेंगे। वो कहलाते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। जब बैंक हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम मनी विड्रॉ कर सकते हैं अपनी अकाउंट लिमिटेड से ज्यादा, अपनी अकाउंट बैलेंस से ज्यादा हम मनी विड्रॉ कर सकते हैं, तो उस एक्सेस मनी को कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। दोबारा बता देता हूं, आपके बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपए हैं, आपने बैंक से मनी विड्रॉ की 6 लाख रुपए की। 5 लाख तो आपने अपने अकाउंट में से ही निकाले हैं, श्योर। 1 लाख रुपए आपने एक्सेस निकाल ली, ज्यादा निकाल ली। जो 1 लाख रुपए एक्सेस निकाले हैं, बैंक उसको कहता है ये आपके बैंक ओवरड्राफ्ट होकर चलेंगे, श्योर। सो इस बैंक ओवरड्राफ्ट पर हम इंटरेस्ट भी पे करते हैं। तो ये एक तरह से हमारा कर्जा ही हुआ, बैंक ने हमें एक तरह से कर्जा ही हुआ है। तो ये एक तरह से बैंक ने हमें कर्जा ही दिया है, एक तरह से तो लोन ही दिया है। तो ये हमारी क्या होगी, लायबिलिटी। और इस बैंक ओवरड्राफ्ट पर जो भी इंटरेस्ट लगेगा वो हमारा क्या होगा, खर्चा होगा। तो मतलब इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट खर्चा होगा। क्या होगा, एक्सपेंस होगा। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा क्या होगा, एक्सपेंस होकर चलेगा, श्योर गाइस। सो नोट डाउन कीजिए इस चीज को। सो इसी तरह से हम देखते हैं कि बैंक ओवरड्राफ्ट 50,000 रुपए का है, बैंक ओवरड्राफ्ट 50,000 रुपए का है। तो ये आपकी क्या होती है, ये आपकी लायबिलिटी होती है। अभी अभी मैंने आपको समझाया कि लायबिलिटी किस तरह से होती है, आपको अच्छे से समझ आ गया। तो ये आपकी क्या होगी, लायबिलिटी होकर चलेगी। लायबिलिटी किस अकाउंट में आती है, सर रियल अकाउंट में आती है लायबिलिटी हमारी, श्योर। रियल अकाउंट की किस साइड आती है, सर क्रेडिट साइड आती है हमारी, श्योर, हाँ जी। नेक्स्ट आपके पास है ट्रेड पेएबल्स, मतलब वो वाली अमाउंट जो बिजनेस की पे करनी बाकी है। मतलब वो वाली रकम, वो वाले खर्चे या वो वाली अमाउंट जो बिजनेस की पे करनी बाकी है, जो बिजनेस को पे करनी है लेकिन अभी तक पे नहीं हुई। ध्यान से सुनिएगा, ट्रेड पेएबल वो वाली अमाउंट, वो वाली रकम जो बिजनेस को पे तो करनी है लेकिन बिजनेस की ये वाली रकम, ये वाली अमाउंट अभी तक पे नहीं हुई, अभी तक पे होनी बाकी है, अभी तक पे होनी बाकी है। तो ये अमाउंट अभी तक पे होनी बाकी है, हाँ। तो ये पे होनी बाकी है, जिसकी वजह से ये हमारा कर्जा बन गई। कर्जा बनने की वजह से ये हमारी लायबिलिटी बन गई। बिल्कुल इजी सेंस में आपको समझाया मैंने, ये हमारी लायबिलिटी बन गई, श्योर। मैंने कहा था ना, जो भी रकम हम बैंक से लोन लेते हैं वो भी हमारा कर्जा है, और जो रकम किसी की पे करनी बाकी है वो भी हमारा कर्जा है, श्योर। तो इन दोनों की दोनों क्या होंगी, लायबिलिटी होंगी। सो नॉर्मली मैंने आप लोगों को बताया कि जो भी हम बैंक से लोन लेते हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हैं वो भी हमारे बिजनेस का कर्जा कहलाती है। और जो अमाउंट हमारी पे करनी थी, यानी कि जो खर्चे हमें पे करने थे लेकिन वो पे होने बाकी हैं, वो भी हमारे बिजनेस का कर्जा कहलाएंगे, श्योर। देखिए ध्यान से, अगर हमने बैंक से लोन लिया, अगर हमने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया तो वो भी हमारा कर्जा है, श्योर। और जो खर्चे हमें पे करने थे और वो पे होने अभी तक बाकी हैं वो भी हमारा कर्जा है, श्योर। सेकेंडली वो भी हमारा कर्जा है। तीसरा, हमने अपने सप्लायर को पेमेंट करनी थी और वो पेमेंट करनी बाकी है, दैट मीन्स टू से ट्रेड पेबल। हमने अपने सप्लायर को पेमेंट करनी थी, वो पेमेंट अभी तक नहीं हुई, वो पेमेंट अभी करनी बाकी है, दैट मीन्स टू से ट्रेड पेबल। तो वो भी हमारी क्या होंगी, कर्जा होंगी। सो दैट मीन्स टू से ट्रेड पेबल आपकी लायबिलिटी है। लायबिलिटी किस अकाउंट में आती है, सर आपने रियल अकाउंट में करवाई थी तो ये क्रेडिट साइड में आकर चलती है। नेक्स्ट आपके पास कॉन्सेप्ट आता है कार फॉर ऑफिस यूज। सो नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्ट आता है कार फॉर ऑफिस यूज। कार फॉर ऑफिस यूज, मैंने कहा था अगर आप कोई एसेट, कोई वस्तु या कोई थिंग्स अपने ऑफिस यूज के लिए या अपने बिजनेस यूज के लिए या अपनी फैक्ट्री के यूज के लिए परचेज करते हो, लेकर आते हो उसे, तो वो आपकी क्या बनती है, सर एसेट बनती है। वो आपकी क्या बनती है, एसेट बनती है। चलो जी, अच्छा जी, अगर हम इस एसेट को लेकर आए हैं, हम इस कार को लेकर आए हैं, पहले तो एसेट किस अकाउंट से रिलेट करती है, एसेट करती है रियल अकाउंट से रिलेटेड,
किस अकाउंट से रिलेटेड है? रियल अकाउंट से रिलेटेड है। और रियल अकाउंट में जब एसेट को परचेज करते हैं तो किस साइड आती है? डेबिट साइड। किस साइड आती है? डेबिट साइड आती है। नेक्स्ट, कार फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए लेकर आए हैं, हम अपने डोमेस्टिक यूज के लिए लेकर आए हैं, तो ये हमारी क्या बनेगी? ये हमारी ड्राइंग बनेगी। ये हमारी ड्राइंग बनेगी। मैंने कहा था जो भी हम अपने पर्सनल यूज के लिए लेकर आते हैं, अपने हाउस होल्ड यूज के लिए लेकर आते हैं, अगर हम किसी अमाउंट को या किसी वस्तु को या किसी एसेट को अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करते हैं या अपने हाउस होल्ड यूज के लिए यूज करते हैं तो वो हमारी ड्राइंग बनती है। तो ये हमारी ड्राइंग हो गई। और ड्राइंग किस अकाउंट में आती है? ड्राइंग आती है नॉमिनल अकाउंट में। हमारा खर्चा होता है ना, हाँ जी, ड्राइंग हमारा खर्चा होता है ना, ड्राइंग हमारा एक्सपेंस होता है सर। यस, ड्राइंग आपका एक्सपेंस होता है। कैपिटल में से माइनस होता है ना, कैपिटल एक्सपेंस होता है। श्योर। सो ड्राइंग हमारा एक्सपेंस होता है, नॉमिनल अकाउंट में आएगा, नॉमिनल अकाउंट की डेबिट साइड में आएगा। श्योर। नेक्स्ट है आपके पास फर्नीचर। फर्नीचर फिक्सचर्स, ये नहीं लिखा हुआ कि ये ऑफिस यूज के लिए है या पर्सनल यूज के लिए है, तो हम एज्यूम कर लेंगे ये सब ऑफिस यूज के लिए है, ये सब पर्सनल यूज के लिए नहीं है। ये किसके यूज के लिए है? ऑफिस यूज के लिए है, फैक्ट्री यूज के लिए है, बिजनेस यूज के लिए है। सो ये क्या होंगी? ये हमारी एसेट होंगी। सो ये हमारी एसेट होंगी, ये भी हमारी एसेट होंगी। श्योर। और ये एसेट कहां आएंगी? ये एसेट आएंगी हमारी रियल अकाउंट में। ये एसेट आएंगी हमारी रियल अकाउंट में। रियल अकाउंट की किस साइड आती है एसेट? जब हम एसेट को परचेज करते हैं या एसेट को लेकर आते हैं तो वो किस साइड आती हैं? डेबिट साइड में आती हैं। तो वो कहां आएंगी? डेबिट साइड में आएंगी। दिस इज ऑल अबाउट सम बेसिक कॉन्सेप्ट। जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कीजिएगा, फिर हम एक और क्वेश्चन करेंगे जो थोड़ा और डिटेल में होगा। जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। सो गाइस, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में यह है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब है द एक्सपेंसेस विच पेड इन एडवांस। एक्सपेंसेस विच पेड इन एडवांस, मतलब वो एक्सपेंस जो हमने एडवांस पर पे कर दिए हैं, जो हमने एडवांस में पे कर दिए हैं। और आपको मैंने बताया था कि अगर हमने कोई खर्चा एडवांस में पे किया है और अभी तक उस खर्चे को यूज नहीं किया है तो उस पैसे पर जो हमने पे किया है एडवांस में, उस पैसे पर हमारा पूरा पूरा अधिकार है। तो पूरा पूरा अधिकार होने की वजह से ये हमारी एसेट है, ये हमारी एसेट है। श्योर। हमने एक खर्चा एडवांस में पे किया, अभी तक हमने वो खर्चा क्रिएट नहीं किया, यूज नहीं किया, लेकिन हमने उसकी पेमेंट एडवांस में कर दी, तो उस पेमेंट पर हमारा पूरा पूरा अधिकार है, पूरा पूरा हक है, जिसकी वजह से वो हमारी एसेट है। सर एसेट होने की वजह से ये किस अकाउंट में आती है? रियल अकाउंट में आती है। रियल अकाउंट में आने की वजह से ये एसेट क्रिएट हुई है तो उसकी डेबिट साइड में आती है। श्योर। एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम कौन सी होती है? इनकम विच स्टिल पेंडिंग टू रिसीव। इनकम विच स्टिल पेंडिंग टू रिसीव। श्योर। इनकम अर्न। इनकम अर्न बट, इनकम अर्न बट स्टिल पेंडिंग टू रिसीव, ये लिख सकते हो। एक्रूड इनकम में लिख सकते हो आप इनकम अर्न बट स्टिल पेंडिंग टू रिसीव, मतलब वो इनकम जो हम कमा चुके हैं बट परंतु अभी तक रिसीव होनी बाकी है। मतलब इनकम अर्न बट स्टिल पेंडिंग टू रिसीव। इसको थोड़ा सा बिगर साइज में लिखता हूं, यहां लिख दिया इनकम अर्न बट स्टिल पेंडिंग टू रिसीव। ये आपकी हो गई एक्रूड इनकम, ये आपकी हो गई एक्रूड इनकम। मतलब वो इनकम जो हम कमा चुके हैं परंतु रिसीव होनी पूरी तरह से बाकी है, तो उस इनकम पर हमारा पूरा पूरा हक हुआ क्योंकि हम वो कमा चुके हैं, तो पूरा पूरा हक हुआ, जिसकी वजह से ये भी हमारी क्या होगी? एसेट होगी। ये भी हमारी एसेट होगी।
एसेट होगी तो ये रियल अकाउंट में आएगी और रियल अकाउंट की ये डेबिट साइड में आएगी। श्योर। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है दोज एक्सपेंसेस विच स्टिल पेंडिंग टू पे, मतलब वो वाले खर्चे जो पे होने बाकी हैं। मैंने कहा था कि अगर कोई खर्चा पे होना बाकी है, कोई पेमेंट पे होनी बाकी है या बैंक से लोन लिया है, तो ये तीनों चीजें क्या होती हैं, हमारा कर्जा होती है, हमारी लायबिलिटी होती है। तो ये वाले खर्चे पे होने बाकी हैं तो ये हमारी लायबिलिटी होंगी, ये हमारी लायबिलिटी होगी। लायबिलिटी किस साइड में आती है, किस अकाउंट में, सर रियल अकाउंट में आती है और उसकी डेबिट साइड में आएगी, श्योर। नेक्स्ट, प्री रिसीव इनकम क्या होती है, कहता है प्री रिसीव इनकम होती है दोज अमाउंट या फिर दोज इनकम which is not earned but receive in advance, मतलब वो इनकम जो अभी तक मैंने कमाई नहीं है परंतु मुझे एडवांस में रिसीव हो गई, तो मैंने अभी तक वो कमाई नहीं है परंतु एडवांस में रिसीव हो गई, लेकिन मेरे लिए क्या हो गई, मैंने अभी तक कमाई नहीं है परंतु मैंने एडवांस में रिसीव कर ली, तो उस पैसे पर मेरा हक नहीं है, श्योर। तो वो उस पैसे पर मेरा हक ना होने की वजह से वो मेरी लायबिलिटी बन गई। ओ सर, जिस पैसे पर हमारा हक नहीं होता वो भी हमारी लायबिलिटी होती है। हाँ जी, जिस पैसे पर हमारा हक नहीं होता वो भी हमारी लायबिलिटी होती है। कहता है दोज इनकम विच इज नॉट अर्न बट रिसीव इन एडवांस, मतलब वो इनकम जो हमने कमाई नहीं है परंतु एडवांस में रिसीव कर लिया, जो अभी तक हमने कमाई नहीं है, जिसके लिए अभी तक हमने काम नहीं किया परंतु उसे एडवांस में रिसीव कर लिया, तो उस पर हमारा कोई हक नहीं है। हाँ जी, तो हक ना होने की वजह से वो लायबिलिटी है। लायबिलिटी रियल अकाउंट में आती है, और रियल अकाउंट की किस साइड आती है, क्रेडिट साइड आती है। रियल अकाउंट की क्रेडिट साइड आती है, ऊपर वाली लायबिलिटी भी रियल अकाउंट की क्रेडिट साइड आती है, श्योर। ये है ना, देखो अगर बैंक से लोन लिया वो भी हमारी लायबिलिटी है, सप्लायर को पेमेंट करनी बाकी है वो भी हमारी लायबिलिटी है, खर्चों की पेमेंट करनी बाकी है, एक्सपेंसेस की पेमेंट करनी बाकी है वो भी हमारी लायबिलिटी है, किसी अमाउंट पर हमारा हक नहीं है तो वो भी हमारी लायबिलिटी है। तो सारी की सारी लायबिलिटी है वो रियल अकाउंट में आती है और क्रेडिट साइड में आकर चलती है। राम रिसीवर है, राम एक पर्सन है, हाँ जी, राम एक पर्सन है ना, तो पर्सन किस अकाउंट में आता है, सर पर्सनल अकाउंट में आता है, पर्सनल अकाउंट में आता है। और चूंकि वो रिसीवर है, आपको रूल पता है, सबसे पहले तो आप यहां लिखो कि राम एक क्या है, पर्सन है, राम एक पर्सन है, तो पर्सन किस अकाउंट में आएगा, पर्सन पर्सनल अकाउंट में आएगा, पर्सनल अकाउंट में आएगा, श्योर। अब वो रिसीवर है तो रूल क्या कहता है, डेबिट हु इज द रिसीवर, तो ये किस साइड में आएगा, डेबिट साइड में आएगा। रूल यही कहता है ना, डेबिट हु इज द रिसीवर, तो ये किस साइड आएगा, डेबिट साइड में आकर चलेगा, बिकॉज डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। श्याम एंड कंपनी भी एक पर्सन है, हाँ जी, श्याम एंड कंपनी भी एक पर्सन है, तो ये किस अकाउंट में आती है, सर ये पर्सनल अकाउंट में आती है। सो ये क्या होंगी, गिवर है, देखो श्याम एंड कंपनी ये गिवर है ना, तो गिवर होने की वजह से ये किस साइड में आएंगे, क्रेडिट साइड में आएंगे, बिकॉज आपको रूल पता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, श्योर। सो इसी वे से ये आपके पर्सनल अकाउंट के पार्ट्स हैं, पर्सन है, डेबिट द रिसीवर होंगे वो डेबिट साइड और जो गिवर होंगे वो क्रेडिट साइड। सो दिस इज ऑल अबाउट द रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। Guys, this is all about your unit number 2, and next we have to be starting the unit number 3, your journal entries. Next, your unit number 3 is related to your journal entries.
सो गाइस यूनिट नंबर 2 के गोल्डन रूल्स को अपने माइंड में प्रिपेयर रखिएगा. सो यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर द यूनिट नंबर 3, जहां हम शुरू करेंगे अपनी जर्नल एंट्रीज को. आपको स्टडी करवाएंगे जर्नल एंट्रीज के बारे में. सो गाइस होप सो आपको हमारी ये इजी टर्म समझ में आ चुकी होंगी. सो बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू सो मच. We'll be right back.